हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। ये जो रिवर्स फिक्सचर था, मतलब कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन, जो कि कैंटरबरी के घर में होना था, वो मैच हमने कवर करा था, जो कि सेकंड मैच था और फर्स्ट मैच डे में वो हुआ भी था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा गया था और कैंटरबरी ने वो मैच जीत भी दर्ज करा था। लास्ट मैच डे की बात करें तो हमने कैंटरबरी का ही मैच कवर करा था ऑकलैंड के साथ, जो भी बहुत अच्छा गया था हमारे लिए। और आई होप आपका भी अच्छा ही गया होगा। वहाँ पे कैम फ्लेचर के बारे में मैंने बताया हुआ था और बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने बोल रखा था कि अगर वो चेस करें उनको ले लेना है। कोई भी उनको नहीं ले रहा था स्मॉल लीग में, और उनके अलावा भी बहुत इजीली आप जीत गए होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन क्रिस्टल क्लियर थे, सब कुछ सही ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन कैम फ्लेचर का प्रेडिक्शन मुझे लगता है सबसे अलग हटके था और सबसे यूनिक था। वही डिफरेंस करके गए होंगे आपके स्मॉल लीग आपके ओपोनेंट के साथ, आपके स्मॉल लीग में आपका ओपोनेंट के साथ। उनका कोई ना तो रिकॉर्ड था ना तो कुछ था, लेकिन मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करके मैंने उनको सिलेक्ट करने को बोला था और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया भी था। हमेशा सही ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी चीज़ें चलती हैं। और अगर आप सही से फॉलो कर रहे होंगे चीज़ों को, मैचों को, कम से कम स्कोर बोर्ड्स भी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, तब भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम पे लग जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेलिंगटन का लास्ट मैच धुल गया था और इसके अलावा दो मैच उन्होंने खेले हैं वो हारे हैं। और जो चीज़ की बात हमने पहले मैच में करी थी कि उनकी बैटिंग अच्छी नहीं होती, वही चीज़ दोनों ही मैच में हमने देखा है। बॉलिंग तो चलो थोड़ा बहुत उतना बुरा नहीं भी हुआ है, लेकिन बैटिंग बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए। कैंटरबरी के लिए थोड़ा मिस किया है, पहला मैच में जीते हैं, उसके बाद दोनों मैच को हार का सामना करना पड़ा है। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। ये मैच के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट मैच डे में, मतलब जो पहला मैच डे हमने कवर करा था इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में बात कर ही रखी थी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ जो चीज़ अलग है, मतलब ये ग्राउंड अलग है, इस ग्राउंड के बारे में ज़्यादा फोकस करने की हम कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें नई होंगी उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। लास्ट 5 मैचों में 3-1 से आगे चल रही है कैंटरबरी। लास्ट मैच भी ऑब्वियसली उन्होंने जीता है। पिछले सीजन की बातें हम कर चुके हैं। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो सेकेंड लास्ट सीजन में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था वेलिंगटन ने, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे स्थान पर ख़त्म भी किया था, 6 में से 4 जीत। और समझ सकते हैं आप कि ये उस टाइम की बात है जब मोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स इनकी टीम से होकर खेल रहे थे, जिनमें से फिन एलन हो सकते हैं, निशम हो सकते हैं, कॉनवे हो सकते हैं, माइकल ब्रेसवेल हो सकते हैं, बॉलिंग पे भी एक आध नाम ऐड हो सकते हैं। तो वो सारे खेल रहे थे तब जाके ये रिकॉर्ड आया है। लेकिन पिछले सीजन में 4 में से जो 3 मैचेस के रिजल्ट आए, सारे के सारे मैच वो हारे थे, तो उसके बारे में हम ऑब्वियसली बात करेंगे। इस फिक्सचर में हमने जो चीज़ देखा था कि ये फिक्सचर हमें ज़्यादा रन नहीं दिखाता है, ठीक है। कैंटरबरी भी उतना कुछ खास वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन बॉलिंग बेहतर करी है कैंटरबरी ने। वेलिंगटन का भी बॉलिंग अच्छा रहा है, लेकिन बेहतर हुआ है कैंटरबरी का, जिसके वजह से उन्होंने जीत जो है ज़्यादा दर्ज कर रखी है। तो देख लेते हैं। ये रैंगियोरा में एक मैच है जहाँ पे 40 ओवर में रन डिसेंट बना था, कार्टर के रिकॉर्ड आपको दिख जाते हैं। ये कुछ बॉलर से वेलिंगटन चेस नहीं कर पाई और ऑल आउट वो और हो गए, जहाँ पे हेनरी और नट्टल जो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। उसके बाद पहला मैच और वेलिंगटन में 2022 का मैच है। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं रही, जैसा मैं पहले ही बताया, लेकिन कार्टर और बॉवे सबको दिख जाते हैं। बॉलर में से वैन बीक जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बाकी सीयर्स हैं और न्यूटन भी स्क्वाड में है, लेकिन न्यूटन को खिलाया नहीं गया था लास्ट मैच में और चांसेस ज़्यादा है कि वो इस बार भी नहीं खेलेंगे। वेलिंगटन की बैटिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन रन थोड़ा कम था तो वो चेज हो गया, और वो भी तब जब रविंद्रा, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं ऑब्वियसली, जो नहीं खेल रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस थे, नेथन स्मिथ का परफॉर्मेंस था, और बाकी बॉलरों में से ये कुछ थे। अगला मैच वेलिंगटन में हुआ। कैंटरबरी ने अच्छी बल्लेबाजी करी कंपैरेटिवली, 8 विकेट लेकिन खोए। लेथम नहीं अवेलेबल है, लेकिन कार्टर का नाम तीसरी बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर वापस से उनका नाम आया है मैककॉनकी के साथ। हेनरी ने भी कुछ रन बनाए थे। बाकी बॉलरों में से न्यूटन और स्नेडन अवेलेबल नहीं है। न्यूटन स्क्वाड में है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। वेलिंगटन वापस से बैटिंग खराब, जहाँ पे न्यूटन का कोई स्कोर था नहीं, तो यहाँ पे शायद 150 भी नहीं क्रॉस होता। और शिपली, नट्टल, डेवी ये कोई अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद तो वेलिंगटन वाले कोई मैचेस नहीं है। कैंटरबरी का ये एक मैच था, मतलब क्राइस्टचर्च का एक मैच था, और लास्ट मैच भी क्राइस्टचर्च भी हुआ था। तो वेलिंगटन वाले मैचेस को अगर आप फोकस पर रखें, और ये दो मैचेस, मतलब लास्ट मैच अगर मैं बता दूं जो हुआ था कि 220 रन बनाए थे कैंटरबरी ने। बैटिंग यहाँ पे फाफस से उनकी उतनी अच्छी नहीं रही, जहाँ पर हे और मैकेंजी, और वो भी एंगस मैकेंजी बॉलर हैं, और यही एक लौता कुछ परफॉर्मेंस है अभी तक 3 मैच मिला के जहाँ पे एंगस मैकेंजी ने कुछ करा होगा। बॉलिंग से तो वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, ना ही उनको ज़्यादा बॉलिंग मिल रही है, और बैटिंग से यही एक इनिंग्स था। अगर वो ये इनिंग्स नहीं खेलते तो शायद 200 रन क्रॉस नहीं होता कैंटरबरी का। बाकी बॉलरों में से वैन बीक तो चलो पुराने प्लेयर्स में से इनका नाम है, यंग हस्बैंड का भी नाम इस पिक्चर में आता है, कई कई बार मिलने हैं। वेलिंगटन वापस से अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए वो, लेकिन एक टाइम के लिए अच्छा लग रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी वो करके जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से 60-70 के ऑड पे 1 या 2 विकेट हार्डली ऐसा कुछ था।
लेकिन उसके बाद बिखर गई पारी, जिसको लीड किया रिपॉन ने। मैंने बताया हुआ था रिपॉन का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहता है, हालांकि ऑब्वियसली बहुत लोग कैप्टन फर्स्ट एनीवेज थे, अभी तो परसेंटेज कैप्टन है भी, लेकिन ओवरऑल भी इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है इस टीम के अगेंस्ट में। बैटिंग से भी अच्छा रहता है, बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए लास्ट मैच में, लेकिन बॉलिंग से भी अच्छा था जो उन्होंने करके दिखाया। कैम पॉल जो दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई वापस, लेकिन पता नहीं इनको क्यों ड्रॉप कर दिया गया। बाकी मैककॉन की ओवरऑल का फॉल्स इनके विकेट से और बैटिंग मतलब बॉलिंग डोमिनेशन से कैंटरबरी ने यहाँ पे जीत हासिल करा। अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच या कल का मैच होने जा रहा है, तो अपने को 2 मैच मिल रहा है। एक है 2022 का, जहाँ पे कैंटरबरी ने 218 बनाया, बॉवेस, कार्टर, वैन बीक यहाँ से, और नेथन स्मिथ मेजर परफॉर्मर्स के तौर पे दिख रहे हैं, और वेलिंगटन ने चेस करते हुए मैच को जीत लिया। थोड़ा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने मैच जीत लिया। और अगले मैच में भी कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी, और कार्टर का नाम यहाँ पे भी आ रहा है मैककॉनकी के साथ। और बाकी बॉलरों में से स्नेटन खाली स्क्वाड में है पुराने बॉलर्स में से, लेकिन वो खेल नहीं रहे, और यंग हस्बैंड वैन बीक वेलिंगटन को निपटा दिया 165 पे, जिसमें लीड किया था जिन बॉलरों में उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉलिंग डोमिनेशन का मामला यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी और डिटेल में देखना है तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात वही है कि वेलिंगटन ऐसे बैटिंग साइड उतना अच्छा नहीं कर पाई है। 1-2 मैच उन्होंने बीच में जीता है, वहाँ पर भी अपने बॉलरों की वजह से बैटिंग उनका उतना अच्छा नहीं रहा था। लास्ट मैच में भी हमने यही चीज़ देखा, बॉलिंग अच्छी करी थी उन्होंने, हो सकता था 200 के नीचे भी रोक सकते थे, लेकिन जो भी है 220 भी बड़ा स्कोर नहीं होता है एनीवेज। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। ग्राउंड पे आ जाते हैं, और जो हमारे लिए सबसे अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस ग्राउंड का कोई मैच हमने कवर नहीं करा है, तो ग्राउंड का बारे में समझना ज़रूरी है। और देखते हैं कि जो चीज़ें हमने हेड टू हेड में देखी है ग्राउंड में होते हुए, सेम चीज़ ओवरऑल भी ग्राउंड में हो रही है या नहीं। ठीक है, समराइजन पे मैंने रिपॉन का ही बताया हुआ था, एवरेज थोड़ा कम हो गया है, उनका 79 एवरेज चल रहा था लास्ट मैच तक, लेकिन अभी लास्ट मैच रन नहीं बनाया है उन्होंने, तो एवरेज थोड़ा कम हो गया है। अभी भी अच्छा ही है, नीचे आते हैं, नॉट आउट रहे होंगे, लेकिन बॉलिंग एवरेज बेहतर हुआ है लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद। और अभी भी अब से मेजर परफॉर्मेंस जो है उनका बॉलिंग से ही आया है ओवर द, अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे 3 मैच मिलाकर। ग्राउंड में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पहला मैच ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन, ऑकलैंड को 207 पर निपटा दिया। न्यूटन देखो अवेलेबल नहीं है, लेकिन न्यूटन के काफ़ी बार नाम आ चुके हैं, अगर वो खेलते हैं तो आपको पता है क्या करना है। बाकी वैन बीक, ब्रेसवेल नहीं है, नेथन स्मिथ का परफॉर्मेंस है। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, जहाँ पे ब्रेसवेल और नेथन स्मिथ की परफॉर्मेंस है। नेथन स्मिथ बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, और स्पिनर ऑब्वियसली अगर देखो, अगर आपके पास लेग स्पिनर होते हैं तो यहाँ पे अच्छा करते हैं। यंग हस्बैंड का भी नाम आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। आदित्य अशोक का भी, आदित्य अशोक मैंने बता के रखा हुआ है आपको, लास्ट मैच दिख गया होगा कि उनका कोई आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हिट और मिस है। अगर चल गए 2-3 विकेट 4 विकेट ले सकते हैं, और अगर नहीं चले तो बिल्कुल सन्नाटा हो सकता है, या 1 विकेट से ही संतोष करना पड़ेगा। तो वही है, इनके पास लेग स्पिनर्स हैं तो उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वेलिंगटन ने मैच जीत लिया। अगले मैच में जो आपने हेड टू हेड देखा था, सेम चीज़ देखो, बॉलिंग अच्छी ही रही, 218 रन पे ही रोक दिया। वैन बीक का नाम वापस से आया है। बाकी रविंद्र, नेथन स्मिथ बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का करवा लो, अच्छा करते हैं वो। ओवरऑल भी पॉइंट स्कोर तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ओवरऑल ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है अगर उनको बॉलिंग फर्स्ट मिल जाए तो। आप देख सकते हैं दोनों मैच में बॉलिंग फर्स्ट करा और डिसेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके दिए। अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो पेसर्स के साथ स्पिनर का 1 विकेट। उसके बाद ये एक और मैच जो था, ये भी हेड टू हेड का ही था, मतलब अगले सीजन का होगा, जहाँ पे कैंटरबरी के आगे से मैच हुआ। फिर से वैन बीक का नाम आया है, न्यूटन का नाम आया है, और बाकी बॉलरों पे प्लेयरों में से ये कुछ थे जहाँ पे पेसर्स का अपर हैंड। ये एक बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हो गया। ये नवंबर 22 और ये दिसंबर 14 उसी मतलब साल का मैच है, लेकिन बहुत ज़्यादा रन बन गया यहाँ पे अचानक से ही, पता नहीं क्यों, जो भी है। तो यहाँ पे भी हालांकि वेलिंगटन जीत नहीं पाई, जहाँ पे वैन बीक का नाम वापस से आया है, और बाकी प्लेयरों में से केली खाली अवेलेबल है, बाकी कोई नहीं है। केली भी कुछ खास अभी तक करा नहीं है सीज़न में, उतने खास कुछ फॉर्म पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ जो भी है उनका नाम है थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। लास्ट मैच जो है वहाँ पे वेलिंगटन 219 पर निपट गई थी, जहाँ पर पेसर्स और स्पिनर लगभग बराबर के विकेट से। स्पिनर जब भी ऑकलैंड के मैचेस में आपको दिख जाए, आपको समझना पड़ेगा आदित्य अशोक का रोल आता है रिसेंट टाइम्स में। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, जहाँ पर वैन बीक का 3 विकेट। वैन बीक का नाम बहुत बार आ चुका है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो बैटिंग से बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स के नाम नहीं है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। नेथन स्मिथ का नाम आपने देखा होगा, जो कि जिसको आप बैट्समैन नहीं कह सकते। केली का एक मैच नाम। बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, उनके नाम है। एलन का यहाँ पे कई बार नाम आ चुका है। जॉर्जसन जो इनके टीम के होकर खेलते थे, उनका नाम कई बार आ चुका है। जॉर्जसन अभी ओटागो के होकर खेलते हैं, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। कॉनवे, ब्लंडेल, इनके भी नाम को दिख जाएंगे, लेकिन करंट स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनमें से किसी का नाम नहीं है। ट्रॉय जॉनसन एक प्लेयर हुआ करते थे जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते थे, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो उनका नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक प्लेयर है जिनको आप नोटिस कर सकते हैं अगर आपको कोई रिस्क वगैरह लेना है। बाकी कोई भी वेलिंगटन के बैट्समैन के ऊपर आप उतना भरोसा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं कि पेसर्स का यहाँ पे रहता है, पेसर्स ज़्यादा खेलते हैं। अगर आपका लेग स्पिनर है तो आप देख सकते हो
एक तरफ से रिपन है, दूसरी तरफ से यंग हस्बैंड है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बैटिंग भी कर, स्पेशली रिपन का तो है ही, जो कि परसेंटेज कैप्टन है एनीवेज, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी धमाकेदार है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उनको लेने के बारे में। लेकिन यंग हस्बैंड को कुछ लोग छोड़ सकते हैं, तो उनका भी नाम थोड़ा बहुत है और बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। बात करें वेलिंगटन की तरफ से तो मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। एक चेंज जो कर सकती है टीम, कर सकती है नहीं करेगी, वो है गैरेथ सेवेरिन नहीं खेलेंगे, ठीक है। गैरेथ सेवेरिन डिसेंट दिखे थे, मतलब बहुत खास भी नहीं, लेकिन डिसेंट दिखे थे। वो थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी दिखा रहे थे, नंबर 3-4 पर आ रहे थे, तो उनके जगह पे मोहम्मद अब्बास खेल सकते हैं। मोहम्मद अब्बास, अगर आपको नहीं पता हो, रेड बॉल क्रिकेट में ऑलमोस्ट रेगुलरली खेलते हैं। ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग में भी कुछ जो बचा कुचा रहा है अच्छा परफॉर्मर्स, उनमें से मोहम्मद अब्बास एक हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेयर है जिन पे आप देख सकते हो, ये मीडियम पेस बॉलिंग भी करा लेते थे कभी कभार। यंग प्लेयर है, वाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मौका मिला था, तो उस हिसाब से तो ठीक ठाक प्लेयर दिखे थे मेरे को। तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप इनको नहीं भी लोगे तो दिक्कत होनी चाहिए। बाकी बैटिंग में देखो, रॉबिन्सन ने एक इनिंग्स पे रन बनाया था, लास्ट हेड टू हेड में भी इनका रन था, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ग्रीनवुड कुछ खास अभी तक नहीं करा है। ट्रॉय जॉनसन वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और इस फॉर्मेट में कैप्टनसी भी कर चुके हैं पहले, कुछ साल पहले तक भी। और इस ग्राउंड पे इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और इनके रन्स भी काफ़ी रहे हैं पास्ट में। रिसेंट टाइम्स में उतना अच्छा नहीं रहा है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, एक ट्रायबल ऑप्शन है ट्रॉय जॉनसन। अगर आप यहाँ पे निक केली का जो ऑप्शन है बैटिंग से, अगर आप इनको नहीं लेना चाहते, इनको नहीं लेने के बाद मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ना ही इस राउंड पे और ना ही हेड टू हेड में, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसके बाद मोहम्मद अब्बास और मैकलाफ्लिन है। वैन बीक आप छोड़ना नहीं चाहोगे, नेथन स्मिथ का भी वही सीन है, एडम मिलर, ये तीन आप छोड़ोगे नहीं कहीं से भी, ठीक है। और उसके बाद बैटिंग से अगर आपको किसी को लेना ही पड़ेगा तो आप केली या ट्रॉय जॉनसन में से देख सकते हो। और अगर आप ऐसे साइड्स में खेल रहे हो जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा अगर वेलिंगटन का प्लेयर लेना चाहते हो तो बॉलर से लेना, क्योंकि बैटिंग से किसी के उतने रिकॉर्ड्स अच्छे हैं नहीं, और वेलिंगटन की बॉलिंग अच्छी रही है ओवरऑल अभी भी, इस सीज़न में भी और हिट टू हिट के रिकॉर्ड्स में भी, ठीक है। इसीलिए तो हमारे लिए कोड जो है, ये तीन प्लेयर्स हमारे कोड पे रहेंगे, मिलने, नेथन स्मिथ और वैन बीक। इसके साथ चौथा प्लेयर जहाँ पे बैटिंग आपको लेना ही पड़ेगा एक, वहाँ पे केली या ट्रॉय जॉनसन में से ले लेना। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर बैट्समैन नहीं भी लोगे चलेगा, वहाँ पे यंग हस्बैंड को आप ले सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी बड़ी लीग के लिए मोहम्मद अब्बास मैंने बता दिया, अगर बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पे इनको ट्राई कर लेना। ओली न्यूटन होंगे, अगर ये खेल जाते हैं, आपको पता है क्या करना है, लेकिन चांसेस कम ही दिख रहे हैं मेरे को ये खेल जाएं। कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस और बॉयल दोनों ने भी डिसेंट करा है, अच्छे स्कोर्स खड़ा किए हैं दोनों ने ही, लेने लायक प्लेयर तो हैं। उसके बाद हे होंगे कीपर सेक्शन में, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट कीपर हो जाते हैं ये। रीस मैथ्यू, ये वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स रहे हैं 2 एडिशंस पहले, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड की टीम में, कीपिंग भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से कभी कभी इनको बॉलिंग भी मिल जाती थी। अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये टैलेंटेड प्लेयर हैं। अभी तो आप स्मॉल लीग में आप क्या ही लोगे इनको, जहाँ पे आप लो स्कोरिंग मैच की उम्मीद रख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे इनका नाम आपको ज़रूर सुनने मिलेगा। उसके बाद मैककॉन की है, जेकब्स, इनको बॉलिंग नहीं मिल रही तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जेकब्स नहीं, मैकेंजी का नाम मैंने नीचे रख रखा है, लेकिन मैकेंजी आ रहे हैं काफ़ी ऊपर, ठीक है, और उनको बॉलिंग प्रॉपर्ली नहीं मिल रही, और हर दिन मैकेंजी आपके लिए 50 रन बना के देंगे नहीं। तो अभी इनका रोल क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इनको किस लिए खिलाया जा रहा है, अगर आप उनको प्रॉपर्ली बॉलिंग नहीं दे रहे हो तो। बैटिंग से तो हर दिन आप इनसे उम्मीद शायद ही रखो, तो वही बात है। उसके बाद ओड आउट का है, फुलकिस, रिपन, ये कुछ प्लेयर्स हैं। इनमें से जो प्लेयर्स आपको लेने ही पड़ेंगे उनमें से हे तो आ गए, चलो कीपर सेक्शन में उनको वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है लेने में, और रिपन। अभी एक और प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा, वो है मैककॉन्शी को 99% लोग रखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, लेकिन मैंने जैसे बता के रखा हुआ था कि मैककॉन्शी का बेस्ट परफॉर्मेंस उनके घर पे, मतलब क्राइस्ट चर्च में आता है, उसके बाहर वो मैककॉन्शी अभी नहीं रहे जिनसे आप वो डिपेंडेंसी की उम्मीद रख सकते हो। हेड टू हेड में बहुत हाइप करने वाला कुछ परफॉर्मेंस भी इनका नहीं है। और अभी भी अगर आपने 3 मैच जो खेली है कैंटरबरी ने, अगर आप नोटिस करी होगी, 3 में से 2 मैच में उन्होंने परफॉर्म करा, ओवरऑल अभी फैंटेसी की तरफ से भी और ओवरऑल भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो वो, और दोनों ही मैच क्राइस्ट चर्च में हुए। तो मैककॉन्शी अगर आपको सेफ जाना है आप बिल्कुल ले लो, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो, चांस ले सकते हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं एक सेफ प्लेयर को मेरे को ड्रॉप करना है कैंटरबरी की तरफ से, तो मैककॉन्शी के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, एनीवेज आपको बॉलर ज़्यादा रखने पड़ेंगे कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि वेलिंगटन की बैटिंग ओवरऑल भी अच्छी नहीं चल रही है और उनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे ज़्यादा नहीं हैं।
उस बाद माइकल रे हैं, कुछ खास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है अगेंस्ट वेलिंगटन की अगर मैं बात करूँ तो, जब वो ओटावा को खेलते थे, लेकिन हाँ बॉलिंग फर्स्ट ये बेहतर करते हैं, ये हिस्ट्री है इनका, तो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोर्स अच्छा कर रहे हैं, डिसेंट ही मतलब परफॉर्मेंस रहा है और टीम धीरे धीरे इनमें भरोसा भी ज़्यादा दिखा रही है। ओपनिंग या तीसरे नंबर पे बॉलिंग आ रहे हैं और बैटिंग भी डिसेंट जगह पे कर रहे हैं, तो लेने लायक है। तो जिन प्लेयर्स के यहाँ पे रिकॉर्ड्स अच्छे रहे थे जैसे कि शिपली, नट्टल, हेनरी, ये बॉलर्स अभी अवेलेबल नहीं है कैंटरबरी की तरफ से, लेकिन आपको बॉलर तो लेने ही है क्योंकि वेलिंगटन की बैटिंग एनीवेज अच्छी नहीं चल रही है, तो सिर्फ एक रिपॉन लेके तो चलेगा नहीं। तो बाकी जो बॉलर्स हैं फुल्क्स, ओराउड और माइकल रे, इन तीनों में से कम दोनों को लेके चलने की कोशिश करना। किसी के भी रिकॉर्ड्स नहीं है, बॉलिंग फर्स्ट तीनों ही बेहतर करते हैं, लेकिन क्या है कि फुल्स आपके लिए बैटिंग क्वेश्चन दे देंगे तो शायद आप उनको लेके चलो, और ओवरआउट के और माइकल रे में से किसी एक को लेके चलना, ठीक है। तो रिपन, फुल्स, ओवरआउट के माइकल रे में से किसी एक को, ये आपके लिए 3 प्लेयर्स हो गए। चौथा प्लेयर सेफ जाने के लिए आप मैककॉनकी को रख सकते हो। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये दोनों लेने लायक हैं, बॉवेस और बॉयल, और ज़्यादा कुछ आपके लिए ऑप्शन होगा नहीं बैटिंग सेक्शन से। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 बैट्समैन लेने की ज़रूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है, वहाँ पे तो आप इनको भी छोड़ सकते हो। बेंच पे फ्रेजर सीट जो लास्ट मैच खेले नहीं थे वो रहे हैं, कुछ खास तो दिखा नहीं है मेरा इनका कभी। वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वाइट बॉल पे उतना अच्छा उनका नहीं दिखा है और खेले भी नहीं है लास्ट मैच, तो मेरे को नहीं लग रहा कि उनको खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें, रिपन, मैककॉनकी के आसपास लोग जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए लोग मिलने को देख सकते हैं, या नेथन स्मिथ को देख सकते हैं, या वैन वीक को देख सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए हैं ज़्यादा परसेंटेज वाले। उसके बाद बॉवेस और फुल्स, रिस्क लेना है तो हेब कीपर सेशन से, बॉयल बैटिंग सेशन से, और उड़ाव का वेलिंगटन की तरफ से वैन वीक और मिलने के आसपास लोग जा रहे हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ। यंग हस्बैंड परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर पॉसिबल हो लेके चलना, लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर से यहाँ पे काम पे आते हैं बॉलिंग से भी, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं क्योंकि। और उसके बाद केली बैटिंग सेशन से लौते प्लेयर होंगे, और अब्बास बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, इनको बॉलिंग भी मिल सकती है, चांसेस बहुत कम है लेकिन मिल सकती है। और रेड बॉल क्रिकेट में डिपेंडेबल बैटर दिखे थे, पता नहीं अभी क्या रोल रहेगा इनका और कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन हाँ बड़ी लीग के लिए मैंने बताया, छोटी लीग में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी के लिए मैंने 8 प्लेयर्स रखे हैं। मैंने आपको जो ऑलराउंडर सेक्शन में वो सिलेक्शंस की बात करी, आपको लग रहा होगा कि क्यों भाई, क्यों हम फालतू में रिस्क लें और मैककॉनकी को ड्रॉप करें। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे तो आप ले ही सकते हो, ठीक है, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन में क्या क्या ऑप्शन है, इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इन तीनों के अलावा कौन कौन से ऑप्शन है देख लो। मैककॉनकी भी है, यंग हस्बैंड है, फुल्स हैं। एंगस मैकेंजी अगर बॉलिंग से कुछ कर रहे होते तो हम इनको सोचते, लेकिन अभी तक बॉलिंग से कुछ इन्होंने करा नहीं है ऐसा कुछ, तो इसीलिए हम शायद इनको नहीं देख रहे हैं। लेकिन बाकी के तीनों ही ऑप्शंस देने लायक हैं। इनमें से मेरा वोट ज़्यादा होगा यंग हस्बैंड की तरफ, क्योंकि ये लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा करते हैं और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और जैसा ट्रेंड चल रहा है वेलिंगटन के बैटिंग का, इनके पास बैटिंग आनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप शायद सबको ले लो, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो आपको सोचना ही पड़ेगा। बैटिंग सेशन से मैंने इन तीनों को रखा है। ट्रॉय जॉनसन के जगह पे आप अगर चाहो तो केली को भी देख सकते हो। केली ने अभी तक अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है, ना ही उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो वो आप देख सकते हो। रीस मारियो बैटिंग सेशन से मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा छोटी लीग में। कीपर में एक ही ऑप्शन है देने लायक, तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता। बॉलर में से मिलने हैं, इसके अलावा माइकल रे, बेन सीयर्स, विल ओराउड, ये 3 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको 2 लेने हैं। मेरा वोट अगर स्पेशली कैंटरबरी बॉलिंग फर्स्ट करे तो माइकल रे, नहीं तो आप परसेंटेज देख के किसी को भी ले सकते हो। और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है भी वहाँ पे भी आपको 3 बॉलर तो लेने ही पड़ेंगे, तो वो आप देख लेना परसेंटेज देख के, आप जिसको भी मर्जी आप ले सकते हो, किसी का भी मेरा ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। कैप्टन मसरम चौधरी की बात करें तो रिपन के लिए कोई वो सवाल नहीं है, रिपन हमारे लिए आसानी से कैप्टन चॉइस बन जाएंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए वैन वीक की तरफ आप देख सकते हो, जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं बॉलिंग फर्स्ट में भी बॉलिंग सेकंड में भी। नेथन स्मिथ स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करें तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। कुछ अलग हट के करना है तो बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से ही ट्राई करना। बैटिंग ऑप्शन से तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को देखने के लिए। बॉवेस वगैरह बड़ी लीग में आप देख सकते हो, अगर वो चल जाए तो बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन छोटी लीग में कतई नहीं कि। और ये ट्रेंड भी ऐसा दिखा रहा है और ये हिस्ट्री भी यही है कि जहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस के तरफ इंडिकेशन हो रहा है, तो हम वही तरफ जो है काम करेंगे। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।